अक्सर जब हम किसी बड़ी नदी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी एक अकेली विशाल धारा की तस्वीर उभरती है। लेकिन सच तो ये है कि किसी भी महान नदी की असली ताकत उसकी अपनी धारा में नहीं होती है। वो होती है उन सैकड़ों छोटी बड़ी सहायक नदियों में जो हर दिशा से आकर उसमें एक तरह से अपनी जान डाल देती हैं। आज हम छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी और खास तौर पर दक्षिण से आकर उसमें मिलने वाली इन्हीं सहायक नदियों की दुनिया में उतर रहे हैं और हमारे हाथ लगे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके की खेती, बिजली और रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन है। बिल्कुल। और यही हमारी आज की आप कह सकते हैं पड़ताल का मिशन है। ये सिर्फ भूगोल का पाठ नहीं होगा। हम इन नदियों के उद्गम से लेकर उनके संगम तक की यात्रा को समझेंगे। ये नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, पठारों को पार करती हैं, घने जंगलों से गुजरती हैं और अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि कहानियां, इतिहास और विकास की संभावनाएं लेकर आती हैं। ये समझना जरूरी है कि एक नदी कैसे किसी शहर को पहचान देती है, कैसे एक बांध का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी से जुड़कर वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है। चलिए तो फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली नदी जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है उसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है, दूध नदी। हाँ, दूध नदी। और ये नाम मतलब काफी हद तक सही भी है। ये कांकेर जिले की मलाशकुंडम पहाड़ी से निकलती है। शायद इसके पानी की सफेदी या झाग की वजह से ही इसका नाम दूध नदी पड़ा होगा। अच्छा, और एक बात जो मुझे स्रोतों में बहुत अहम लगी वो ये कि पूरा का पूरा कांकेर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये नदी और शहर का एक जीता जागता रिश्ता है। निश्चित रूप से। और इसी रिश्ते को और गहरा बनाता है मलाचकुंडम जलप्रपात। ये इसी दूध नदी पर बना है। कांके का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। तो यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि एक नदी का काम सिर्फ खेतों को सींचना या प्यास बुझाना नहीं है। वो अपने साथ प्राकृतिक सुंदरता भी लाती है। बिल्कुल, जो टूरिज्म को बढ़ावा देती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देती है। तो मतलब ये नदी सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए भी एक तरह की सोने की खान है। कमाल है। मतलब एक ही नदी जीवन के कितने अलग अलग पहलुओं को छू रही है। कांकेर से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, धमतरी जिले की तरफ। यहाँ एक नदी है सिलियारी और इस पर बने एक बहुत बड़े जलाशय का जिक्र है, मोडोमुसली। हाँ, मोडोमुसली जलाशय। लेकिन इसका एक और नाम है जो ज्यादा दिलचस्प है। क्या? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध। ओहो, मैं यही पूछने वाली थी। अक्सर हम बांधों को उनके लोकेशन या इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति के नाम पर रखना, खासकर एक स्थानीय नायक के नाम पर, इसके पीछे जरूर कोई गहरी सोच होगी। बिल्कुल, ये एक पैटर्न है जो हमें छत्तीसगढ़ में आगे भी देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ी परियोजनाओं को सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे के तौर पर नहीं देखा जाता। उन्हें इस क्षेत्र की पहचान, उसके इतिहास और उसके नायकों से जोड़ने की एक सचेत कोशिश है। जब आप एक बांध का नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रखते हैं तो वो सिर्फ एक जलाशय नहीं रह जाता, वो उस व्यक्ति के योगदान और उस क्षेत्र के स्वाभिमान का प्रतीक बन जाता है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। इंजीनियरिंग और इतिहास का ऐसा संगम वाकई दुर्लभ है। और इसी संगम को और गहराई से दिखाती है हमारी अगली नदी, सोंदूर नदी, जिसका प्राचीन नाम जैसा कि स्रोतों में लिखा है सुंदरावती था। सोंदूर नदी का मामला कई मायनों में अनोखा है। पहली बात तो ये कि इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पड़ोस के राज्य उड़ीसा में कोरापुट जिले की नवरंगपुर पहाड़ी से होता है। अच्छा, ये उड़ीसा से आती है? जी, वहां से ये छत्तीसगढ़ में दाखिल होती है और फिर पैरी नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई करीब 80.5 किलोमीटर है। और इस पर बनी सोंदूर परियोजना का जिक्र भी काफी प्रमुखता से है। लेकिन जो बात मुझे चौंका रही है वो ये कि यह परियोजना धमतरी के सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। ये तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाका हुआ। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर विकास और पर्यावरण के बीच का वो क्लासिक संघर्ष सामने आता है। एक तरफ सिंचाई और पानी के प्रबंधन के लिए ये परियोजना जरूरी है, तो दूसरी तरफ एक संरक्षित जंगल का पूरा इकोसिस्टम है। तो क्या इस तरह की परियोजनाएं हमेशा एक सफल संतुलन बना पाती हैं? अक्सर तो ऐसी परियोजनाओं की वजह से वन्य जीवों के आवास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्रोतों इस पर विस्तार से तो नहीं बताते, लेकिन इसका अभयारण्य में स्थित होना ही इस दुविधा को उजागर करता है। ऐसी परियोजनाएं हमें हमेशा यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि विकास का मॉडल कैसा हो। क्या हम ऐसा विकास कर सकते हैं जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा सके, ना कि उसे नष्ट करके आगे बढ़े? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। चलिए
अब उस नदी की ओर बढ़ते हैं जिसमें सोंदोर आकर मिलती है, पैरी नदी। स्रोतों के मुताबिक ये महानदी की सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। हाँ, पैरी नदी का उद्गम गरियाबंद जिले की भाद्रगढ़ पहाड़ी से होता है। ये एक बड़ी और ताकतवर नदी है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ इसके पानी या बहाव क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यहाँ इतिहास की इतनी गहरी परतें छिपी हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। सिरकट्टी के पास पांडुका नाम की जगह पर लगभग 2500 साल पुराना एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। एक मिनट, बंदरगाह छत्तीसगढ़ में? हाँ, बंदरगाह। ये तो मतलब पूरी तरह से एक अनपेक्षित जानकारी है। 2500 साल पुराना बंदरगाह। हम किस दौर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल की, शायद मौर्य साम्राज्य के शुरुआती दौर की। ये एक जबरदस्त खोज है। ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि ये इलाका, ये नदी मार्ग, जिसे आज हम शायद सिर्फ सिंचाई के लिए जानते हैं, वो प्राचीन काल में एक व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग था। ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। जरा सोचिए, 2500 साल पहले यहाँ जहाज और नावें चलती होंगी, व्यापार होता होगा। क्या हमारे पास कोई अंदाजा है कि यहाँ किन चीजों का व्यापार होता होगा? स्रोतों में इसका ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। ये इलाका हमेशा से वन संपदा और खनिजों से भरपूर रहा है। हो सकता है यहाँ से लकड़ी, लाख या हीरे जवाहरात जैसी चीजें दूसरे इलाकों में भेजी जाती हों। ये खोज छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। वाह, बस एक पल के लिए इस पर सोचते हैं। इसका मतलब है कि जिस जगह को हम आज शायद देश के मुख्य हिस्सों से थोड़ा कटा हुआ मानते हैं, वो कभी एक बसलिंग कमर्शियल हब रहा होगा। समय कैसे चीजों को बदल देता है। और इसी नदी पर आज के दौर की भी एक बड़ी निशानी है, सिकासर परियोजना। बिल्कुल, इतिहास से सीधे वर्तमान में छलांग। सिकासर परियोजना 1995 में बनी और 2006 से यहाँ 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो देखिए, एक ही नदी कैसे समय के साथ अपनी भूमिका बदलती है। जो कभी व्यापार का हाईवे थी, आज वो आधुनिक छत्तीसगढ़ के लिए ऊर्जा पैदा कर रही है। यह नदी सचमुच इतिहास और भविष्य दोनों को एक साथ अपनी धारा में समेटे हुए है। पैरी नदी ने हमें दिखाया कि इतिहास और आधुनिकता एक ही धारा में कैसे बह सकते हैं। लेकिन हर नदी की कहानी अलग होती है। महासमुंद में जो सूखा नदी है, उसकी कहानी उसकी सहायक नदी कोडार और उसके नाम में छिपी है। हाँ, सूखा नदी महासमुंद के तुमगांव से निकलती है, लेकिन असली कहानी इसकी सहायक नदी कोडार पर बनी परियोजना से जुड़ी है। इस परियोजना का नाम है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। लीजिए, फिर से वही पैटर्न सामने आ गया जिसका जिक्र आपने सिलियारी नदी के समय किया था। एक और परियोजना, एक और महान व्यक्ति का नाम। और ये कोई संयोग नहीं है। शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद माने जाते हैं। वो इस क्षेत्र के लिए शौर्य और बलिदान के सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो जब सरकार एक सिंचाई परियोजना का नाम उनके नाम पर रखती है, तो वो किसानों को सिर्फ पानी नहीं दे रही होती, बल्कि उन्हें अपनी विरासत और अपने नायकों से भी जोड़ रही होती है। वो परियोजना सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं रहती, वो एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अब एक ऐसी नदी की बात करते हैं जो सिर्फ जिलों को नहीं बल्कि 2 राज्यों को जोड़ती है। जोंक नदी, 210 किलोमीटर की लंबाई। ये तो काफी लंबी नदी है। जोंक नदी का उद्गम सोनबेरा पठार से होता है। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि सोनबेरा पठार का विस्तार सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इस तरह जोंक नदी जन्म से ही एक अंतर्राज्यीय नदी है। यह सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि 2 संस्कृतियों के बीच एक प्राकृतिक पुल का काम करती है। और यह छत्तीसगढ़ में महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों से होकर गुजरती है। इस पर 2 परियोजनाएं भी हैं, मतलब एक महासमुंद में और दूसरी बलौदाबाजार में। बिल्कुल, जोंक परियोजना और जोंक बिलाड़ परियोजना दोनों ही इन जिलों में सिंचाई के लिए बहुत अहम है। और जब एक नदी 2 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसके पानी के बंटवारे को लेकर अक्सर चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन साथ ही ये दोनों राज्यों के बीच सहयोग का एक अवसर भी पैदा करती हैं। तो हमने अब तक उन नदियों को देखा जिनका सीधा असर बांधों, सिंचाई और इतिहास पर दिखता है। लेकिन कुछ नदियां हमें छत्तीसगढ़ के भूगोल की जटिलता की कहानी सुनाती हैं। सही कहा आपने। हर नदी एक सीधी रेखा में नहीं बहती। अब हम कुछ ऐसी ही नदियों पर नजर डालेंगे, जैसे कि लात नदी। ये महासमुंद की रुदन की पहाड़ी से निकलती है
और सक्ती जिले के चंद्रपुर में महानदी से मिल जाती है। इसके बाद है सुरंगी नदी, जो रायगढ़ और सारंगढ़ क्षेत्र में बहती है। इसकी एक खासियत है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये सीधे महानदी में नहीं मिलती। हाँ, और यही बात इसे अनोखा बनाती है। सुरंगी नदी पहले छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा में जाती है। वहां ये ओंग नाम की एक दूसरी नदी में मिल जाती है और फिर वो ओंग नदी जाकर महानदी में मिलती है। तो मतलब ये एक तरह का घुमावदार रास्ता लेती है। ऐसा क्यों होता है? ये सब उस क्षेत्र की टोपोग्राफी यानी जमीन की बनावट पर निर्भर करता है। नदियां हमेशा ढलान का रास्ता चुनती हैं, तो सुरंगी नदी के लिए सबसे आसान और प्राकृतिक रास्ता यही है कि वो पहले ओंग नदी तक पहुंचे। ये नदियों के जटिल नेटवर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो सच में फैसिनेटिंग है। अगली नदी है बलमदेही, जो बारनवा पारा क्षेत्र से निकलती है। और ये नदी हमें वापस उसी थीम पर ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी, प्राकृतिक सुंदरता। इस नदी पर महासमुंद में प्रसिद्ध सात देवधारा जलप्रपात है। जैसे दूध नदी पर मलाजकुंडम था, वैसे ही यहाँ सात देवधारा है। ये फिर से याद दिलाता है कि ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि अद्भुत और मनमोहक दृश्य भी बनाती हैं। और हमारी सूची में आखिरी लेकिन काफी महत्वपूर्ण नदी है तेल नदी। तेल नदी देवभोग गरियाबंद से निकलती है और महानदी के दाहिने तट से मिलने वाली एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। इसका ज्यादातर सफर ओडिशा में होता है, लेकिन इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में है। इसका जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और ये महानदी के कुल पानी में एक बड़ा योगदान देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि महानदी को असल में महान बनाने वाली ये दक्षिणी सहायक नदियां ही हैं। दूध, पैरी, सौंदूर, जौंक, तेल, ये सब सिर्फ भूगोल की किताबों के नाम नहीं है। ये छत्तीसगढ़ को पानी, पहचान, इतिहास और विकास देने वाली जीवन धमनियों की तरह है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। हम अक्सर महानदी की विशालता को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसकी ये विशालता इन अनगिनत सहायक नदियों के निरंतर योगदान का ही नतीजा है। ये नदियां हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती हैं। किसी भी बड़ी और मजबूत संरचना की असली ताकत अक्सर उन छोटे छोटे लेकिन लगातार काम करने वाले घटकों में छिपी होती है, जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक बहुत गहरा विचार है जो सिर्फ नदियों पर ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब किसी भी क्षेत्र के विकास, इतिहास या संस्कृति की बात हो, तो वहां के नक्शे को देखिएगा और पूछिएगा कि वहां की छोटी छोटी गुमनाम सी नदियां उस कहानी में क्या भूमिका निभा रही हैं। हो सकता है उस इलाके की सबसे दिलचस्प और अनकही कहानी उन्हीं धाराओं में चुपचाप बह रही हो। ठीक वैसे ही जैसे पेरी नदी के किनारे 2500 साल पुराना एक बंदरगाह छिपा हुआ।